हेलो गाइस, तो बायोमोलिक्यूल इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका दोस्तों, लास्ट चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये बात मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ क्योंकि एकदम बेसिक से आसान भाषा में कवर कराऊंगा दोस्तों। और चैनल पे नए आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आप जेई के लिए, नेट के लिए, सीयूटी के लिए, बोर्ड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए हम वीडियो करते हैं शुरू दोस्तों। तो यहाँ पर हम वीडियो करेंगे शुरू। तो हमारा चैप्टर क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। एक बायोलॉजी में भी आता है लेकिन ये केमिस्ट्री वाला बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? देखो, ये एक नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं? इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, मतलब एक इंग्रेडिएंट्स कह सकते हो, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके एग्जांपल में कौन कौन से? पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स और स्टार्च, ये सब बायोमोलिक्यूल का ही पार्ट है, मतलब बायोमोलिक्यूल ही है। और यहाँ पर दोस्तों इसका जनरल फॉर्मूला दिया गया है। और देखो, इसमें क्या होगा, मेनली हम ज्यादातर फोकस करेंगे कार्बोहाइड्रेट पे। इसको बहुत लोग कार्बोहाइड्रेट नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को। मेनली इसको जो है दोस्तों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का सैकराइड है। और अब आपके जो तो सभी सुगर्स होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट यानी सैकराइड्स होते हैं। सैकराइड्स आपके कई टाइप के हो सकते हैं, मोनो, डाई, ओलिगो, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन जो होते हैं, ये कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं सच यूनिट। जब इनको हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, और ग्लूकोज का जनरल फार्मूला आपको पता ही होगा, बचपन क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, C6H12O6। और फ्रक्टोज का भी यही होता है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों का दोनों सेम होता है। अब यहां पर हम देखेंगे सुक्रोज या फिर C12H22O11, और यही सुक्रोज का भी होता है दोस्तों। और ठीक है, यही शुगर का भी होता है, मतलब शुगर वही सुक्रोज को ही शुगर बोलते हैं। ठीक, सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। तो ये चीजें थी सर, हमने देख लिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया क्या क्या होता है। और अब हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का सैकराइड है। तो सैकराइड कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड की बात हम करेंगे यहाँ पर। मोनोसैकराइड क्या होता है? ये एक आपके नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में। और अल्डेहाइडिक ग्रुप को कंटेन किए रहते हैं, इसलिए हम इनको अल्डोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्डोज। ये अल्डोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अल्डेहाइडिक ग्रुप इनके पास, मतलब इनमें ज्वाइंट हुआ होता है, लगा हुआ होता है। और कीटोनिक ग्रुप भी होता है तो इनको हम कीटोज बोल देते हैं। जैसे आपके दोस्तों एग्जाम्पल में आ जाते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो ये सब क्या है? मोनोसैकराइड के एग्जांपल है। अब डाइसैकराइड की बात करें तो इसमें हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो दो मॉलिक्यूल देगा किसका? मोनोसैकराइड का। तो इसको हम डाइसैकराइड को दोस्तों हॉली नाम से पता चला, डाई, दो सैकराइड। तो इसमें हमको दोस्तों क्या मिलेगा? दो मॉलिक्यूल मिलेगा मोनोसैकराइड का। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड होते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट, और मीठे होते हैं टेस्ट में दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका केन शुगर हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब हाइड्रोलाइसिस किया हमको तो यहाँ पर दोस्तों क्या मिलेगा? दो मॉलिक्यूल मिला मोनोसैकराइड का। यानी कि मोनोसैकराइड में आपके ग्लूकोज भी आ जाते हैं, फ्रक्टोज भी आ जाते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ये हमने आगे वहां पर पहले देख लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया है? दो यूनिट यानी दो मॉलिक्यूल हमको मिल गया किसका? यहाँ पर उसका मोनोसैकराइड का। तो इसको हमने हाइड्रोलाइसिस किया। ठीक है, और ओलिगोसैकराइड क्या होता है? ये दो या फिर दो से, मतलब 2 या फिर 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट देते हैं। कब? जब हम इनको हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर से। तो हमको रेफिनोज हो गया आपका, रेफिनोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये सब किसके एग्जांपल हो सकते हैं? ओलिगो सैकराइड के। पोली क्या होता है दोस्तों? n नंबर ऑफ मोनोसैकराइड प्रोड्यूस होते हैं, मतलब हो सकते हैं। तो पोली n की जगह पर आपको 2, 3, 4 ऐसे हो सकता है। फॉर्म्ड होते हैं दोस्तों ये लिंकिंग टुगेदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है हम आगे देखेंगे। जैसे स्टार्च हो गया, अमाइलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब आपका क्या है? पॉलीसैकराइड है। तो एग्जांपल को आपको थोड़ा सा दोस्तों क्या रखना है? ध्यान में रखना है। और एग्जांपल से भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन से सैकराइड्स होते हैं, मतलब मैच द कॉलम भी बन सकता है और असर्शन रीजन बन सकता है। ऐसे मतलब इन चैप्टर से दोस्तों क्या होता है? बायोमोलिक्यूल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे सीयूटी हो, चाहे बोर्ड हो। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसे ही देखो, आप अगर शुगर देखो तो सैकराइड है तो शुगर ही होगा ऑब्वियसली। तो आपके शुगर जो होते हैं मोनो एंड ओलिगो वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और टेस्ट में मीठे होते हैं, जैसे आपके ये सब हो गए। ठीक, और पॉलीसैकराइड नॉन शुगर होते हैं, अमॉर्फस होते हैं, बट टेस्टलेस होते हैं। ठीक, लेकिन अब हम बात करूं, शुगर भी दो टाइप के होते हैं, जैसे एक रिड्यूसिंग होते हैं, एक नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो इसमें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या क्या होता है? तो रिड्यूसिंग दोस्तों क्या होते हैं? फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे रिड्यूस करते हैं फ्लेमिंग सॉल्यूशन को। और टॉलेंस रीजेंट आपका फेवरेट रीजेंट है मेरा, एजी नहीं, फेवरेट रीजेंट मेरा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। तो यहाँ पर एक आ जाएगा AgNH3। आपका फेवरेट रीजेंट कौन है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर टॉलेंस रीजेंट दोस्तों AgNH3 का होल ट्वाइस, जो कि हमने देखा था। और
रिड्यूस करते हैं फिलिंग सॉल्यूशन को, सभी के सभी जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो आपके क्या होते हैं दोस्तों, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। माल्टोज और लैक्टोज और ग्लूकोज भी, ये क्या है, ग्लूकोज भी, तो ये सब क्या है आपके रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग में इनके पास कोई भी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है, और ये नहीं मतलब रिड्यूस करते हैं फीलिंग टॉलरेंस सॉल्यूशन को, जैसे आपके सुक्रोज और रेफिनोज हो गए। तो ये सब क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज हम देख लेते हैं, ग्लूकोज को कैसे बना सकते हैं। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, मतलब ग्लूकोज होता क्या है, देखो ग्लूकोज जनरली क्या होता है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में, और कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, और स्वीट फ्रूट में प्रेजेंट होता है, और हनी में प्रेजेंट होता है, कि उसकी आवाज में ग्लूकोज जैसी मिठास थी। चलिए कोई बात नहीं, तो उसकी आवाज में ग्लूकोज जैसे मिठास, ग्लूकोज बहुत मीठे होते हैं टेस्ट में दोस्तों, बहुत लोगों को ग्लूकोज चढ़ता भी है जैसे वाटर बॉटल में, मतलब वो अलग चीज हो गया। लेकिन ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों, स्वीट एंड फ्रूट्स हनी में भी प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज। मेथड बने हम सुक्रोज से अगर करना चाहें तो यहाँ पर हमने सुक्रोज ले लिया दोस्तों, ठीक है, प्लस यहाँ पर H2O लिया है, तो हमको दोस्तों क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। और स्टार्च से अगर हम बनाना चाहें तो कमर्शियली इसको हम ऑब्टेन करते हैं, बॉयल करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में 393 केल्विन टेम्परेचर पे, और प्रेशर भी देते हैं, तो हमको क्या मिलता है दोस्तों, ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक, मतलब यहाँ पर एक कंडीशन दिखाई गई, एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो यहाँ पर इनका है नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी यूनिट वहां पर हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि सुक्रोज से और स्टार्च से कैसे बना सकते हैं, क्या कंडीशन थी ग्लूकोज को। और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करें दोस्तों, ग्लूकोज क्या होता है, अल्डोहेक्सेस होता है। अल्डोहेक्सेस क्या होता है कि यहाँ पर इसके पास दोस्तों क्या होता है, हमने देखा शुरू में कि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा हुआ होता है, और एक मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन पे दोस्तों अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, और तो इसलिए अल्ड मतलब अल्डिहाइड की वजह से हेक्सोज, यानी हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन होता है ग्लूकोज में, C6H12O11, ठीक है, मतलब वही C6H12O6O11, वहां पहुंच गया। अब तो सुक्रोज ज्यादा दिमाग में चढ़ गया है क्या, O11 सुक्रोज का होता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अल्डी इसकी वजह से ये होता है, और हेक्सोज 6 कार्बन की वजह से इतना माल्टोज हो गया। और इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, यानी कि डेक्स्ट्रोरोटरी हो सकता है, क्लॉकवाइज में भी मतलब जा सकता है। और ये मोनोमर होता है, लार्ज कार्बोहाइड्रेट का हमने देख लिया, और अबंडेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मतलब हनी में प्रेजेंट है, फ्रूट में प्रेजेंट है, मतलब तो फ्रूट वगैरह हनी वाली चीज से बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है अर्थ पे, तो ये अबंडेंट माना जाएगा। फॉर्मूला आपने देख लिया है, मॉलिक्यूलर वेट 180 यूनिट होता है। और ये आपका दोस्तों हमने क्या लिया, प्रूफ ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें वैसे देखेंगे, एनसीईआरटी की चीजें सारी चीजें, एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम दोस्तों 100% एनसीईआरटी कवर की है, एक भी चीज नहीं छूटा है, पूरा डिटेल में एकदम करवा रहा हूँ कम टाइम के अंदर। इससे जबरदस्त वीडियो आपको नहीं मिलेगी, मतलब मिलेगी लेकिन टाइम ज्यादा लगा हुआ होगा उसमें, इतने कम टाइम में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, ग्लूकोज ले लिया है आपको दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ग्लूकोज लिया है यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे, मतलब HI के साथ में दोस्तों क्या है, HI आपका दोस्तों, ठीक है, और मतलब हम लगातार हीट करेंगे HI के साथ में इसको, तो हमको N हेक्सेन मिल जाएगा। तो N हेक्सेन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक लॉन्ग स्ट्रेट चैन मिलेगी। इससे पता चल रहा है कि जो 6 कार्बन एटम है वो लिंक होंगे किसमें, एक स्ट्रेट चैन में। तो ये मतलब प्रूफ है, बता रहा है ग्लूकोज को। लेकिन वही सेम ग्लूकोज को हमने फिर से ग्लूकोज लिया है, ये आपका ग्लूकोज ही है, तो इसको हम यहाँ पर NH2OH, यानी कि हम इसको रिएक्ट करवाएंगे दोस्तों किससे, हाइड्रोक्सिलमाइन से, NH2O3 से, जो कि ये हम इसको रिएक्ट करवाएंगे इससे जब, तो ये क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा दोस्तों, इसको हम बोलते हैं, अरे यार, ऑक्साइन फॉर्म कर देगा ये, ठीक। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, कैसे फॉर्म कर रहा है, देखो, तो ये ऑक्साइन फॉर्म कर दिया यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि जो आपका H2 और O, तो यहाँ पर ये इससे O निकला है, और ठीक है, और H2 और O निकल गया यहाँ से। यार कैसे निकालूं इसको, मैं इसको निकाल रहा हूँ, निकालना जरूरी है भाई। तो ये तो इससे H2O निकल गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, नाइट्रोजन ये वाला बचा था यहाँ पर, तो नाइट्रोजन इससे जुड़ गया है, CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से, फिर बाकी का OH बचा हुआ, OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक। तो इससे हमको ऑक्सीजन मिल गया। फिर यहाँ पर हमने किससे लिया दोस्तों, हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ पर ऑक्सीजन में दोस्तों हमने क्या किया कि ऑक्सीजन नहीं, ग्लूकोज ही है ये, तो ग्लूकोज में फिर से हमने क्या किया कि हाइड्रोजन साइनाइड लिया है। तो हाइड्रोजन साइनाइड से क्या होगा दोस्तों, ये जो आपका अगर इससे मतलब CHO यहाँ पर कंडेंस फॉर्म में लिखा गया है, अगर उसको हम लिखना चाहें तो C क्या होता है, डबल बॉन्डों के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये आपका H+ होगा, मतलब इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, और CN- होता है। तो ये आपका जो H वाला पार्ट होता है, ये आपका जाता है दोस्तों किससे, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है, और ये CN वाला पार्ट इसके साथ में जुड़ता है, तो CNH के साथ में जुड़ जाता है, और फिर ये OH के साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये आपका बना देता है साइनोहाइड्रीन। क्या बनाता है, साइनोहाइड्रीन।
साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। और ये दोनों मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड हमको पता है, ठीक है। तो ये चीजें थी और इसमें पता चलता है कि स्टेट लिंक चैन में लिंक हो सकता है ये, और हुआ भी। और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों, फिर से हमने ग्लूकोज लिया है, उसको हमने क्या करवाया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कह सकते हो। एक ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हमने लिया है Br2 वाटर, यानी कि हमने क्या पर लिया है दोस्तों, ब्रोमीन वाटर लिया है। ये इंडिकेट करेगा कि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा और अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। कैसे यहाँ पर दोस्तों हो रहा है सारी चीजें देखो हमने। फिर हमको यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड मिल गया, इसको रिएक्ट करवाने से ब्रोमीन वाटर से। फिर से ग्लूकोज को हमने एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया, तो एसिडिक देखो यहाँ पर बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि एसिटाइलेशन हो गया ग्लूकोज का विद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में दोस्तों हमने करवाया, तो ग्लूकोज जो है हमको दोस्तों पेंटा स्टेट दे देगा, पेंटा स्टेट हमको मिलेगा ग्लूकोज। और जो कि ये कंफर्म करता है कि यहाँ पर क्या होगा, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 यानी कि पेंटा, ठीक है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। और इसकी वजह से क्या होगा, एक ये एग्जिस्ट करेगा एज ए स्टेबल कंपाउंड, और सबको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो स्टेबल होना ही चाहता है। तो 5 यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर मतलब उससे कार्बन आइटम से, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो ठीक, तो ये बताता है। अब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर मतलब हमने फिर से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया है तो क्या होगा आगे देखिए। देखिए अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं मतलब ग्लूकोज का, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड भी हो सकता है, तो ये हमको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सैकरिक एसिड तो देगा। इससे पता चलता है कि जो मतलब प्राइमरी अल्कोहलों का OH होता है, मतलब OH ग्रुप किसी में मतलब लगा हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है, तो ग्लूकोज में। तो जैसे यहाँ पर हमने ग्लूकोज का अपना ऑक्सीडेशन करवाया, फिर हमको सैकरिक एसिड मिला, फिर से हम ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराएंगे, हमको फिर से सैकरिक एसिड मिल जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या है, देखो नीचे एकदम टाइटल लिखा गया है, एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है, बहुत तगड़े तरीके से, इसको मतलब 10 घंटे ज्यादा लगा था इस नोट्स को बनाने में, कसम से कह रहा हूँ, क्रॉप कर करके मतलब बारीकी से पूरे एनसीईआरटी डायग्राम को निचोड़ के, मतलब अब क्या बताऊं, वीडियो लंबी हो जाएगी, फालतू चीज नहीं बताना चाहता। तो ये इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक, यहाँ प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है किसमें, ग्लूकोज में। तो यार वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतना मेहनत। इससे ज्यादा व्यू तो AI वाले वीडियोज पे आते हैं, जो इसमें 5% भी चैप्टर कवर नहीं हुआ होता है। पता नहीं कौन लोग देखते हैं भाई ऐसी वीडियो, नए नए वाले जो 11 12 में रहते हैं वो लोग देखते होंगे। एग्जैक्ट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप गिवन बाय फिशर आफ्टर स्टडिंग द मेनी। तो फिशर एक साइंटिस्ट है दोस्तों, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था, इसको हम फिशर प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जनरली हम मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, और कई बार रिलेट किया जाता है 3D से भी, लेकिन एक और मतलब बहुत टाइप के स्ट्रक्चर हमने देखे थे, जैसे न्यूमॉन्स प्रोजेक्शन और सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, ये बेसिकली 3D पर्सपेक्टिव में देखते हैं हम इनमें, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन जनरली आपका 2D सरफेस पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक ग्लूकोज का दोस्तों फिशर प्रोजेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो D+ ग्लूकोज यहाँ पर क्यों लिखा गया है, तो ग्लूकोज हमने देखा था अगर D है तो पॉजिटिव होगा, यानी कि डिक्सो रोटेटरी होगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने देखा था लीवो रोटेटरी, डिक्सो रोटेटरी, आपने आइसोमर्स में पढ़ा होगा। तो और यहाँ पर निगेटिव दोस्तों लीवो रोटेटरी L से डोनेट करेंगे और निगेटिव साइन होता है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो अगर सिंपल से अगर मैं बोलूं OH यहाँ पर राइट साइड प्रेजेंट है फर्स्ट वाला पर, तो अल्डिहाइड ग्रुप तो लगा ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्लस है यहाँ पर क्या है, D ग्लिसरॉल्डिहाइड इसको हम बोल सकते हैं, और L मतलब निगेटिव में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको हम बोल सकते हैं। एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है सब। और देखो अब हमने ये देखा, तो एक प्रकार का ये क्या है आपका ओपन स्ट्रक्चर ही है, ओपन चैन है, मतलब जो फिशर प्रोजेक्शन होता है यानी कि FP, वो भी एक प्रकार का क्या है, ओपन चैन ही है। ये ओपन स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का, ओपन चैन है। अब लेकिन हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज डज नॉट गिव सिप टेस्ट। सिप टेस्ट क्या होता है दोस्तों, देखो ये एक मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश करते थे अल्डिहाइड को कहां से, कीटोन से। आपको पता ही होगा दोस्तों ग्लूकोज के अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो ये नहीं देता इस टेस्ट को और फॉर्म कर लेता है, मतलब फॉर्म नहीं करता है हाइड्रोजन सल्फेट एडिशन प्रोडक्ट विथ हाइड्रोजन मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में। और पेंटा स्टेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमिन। क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेमिन हमने देखा था यहाँ पर, ठीक है, और साइनोहाइड्रिन, हाइड्रोक्सिलेमिन, ऑक्साइम देखा था हमने, ठीक है, साइनोहाइड्रिन वगैरह देखा था। हाइड्रोक्सिलेमिन दोस्तों यहाँ पर होता है आपका इंडिकेट करता है कि एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और एग्जिस्ट करेगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और फॉर्म अल्फा मेल्टिंग पॉइंट इसका 490 केल्विन होता है, और बीटा पे दोस्तों 423 केल्विन होता है। और इसको हम पा सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन से, और जो कि क्या फॉर्म करेगा, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन को 373 केल्विन पे, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओपन साइक्लिक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। तो अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और
तो यहाँ फर्स्ट वाला कार्बन आप देख लीजिए दोस्तों, राइट साइड में है, ये उधर लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये दोनों एक दूसरे के एनोमर होते हैं। एनोमर क्या होता है? एनोमर दोस्तों एक साइक्लिक स्टीरियो आइसोमर, मतलब स्टीरियो आइसोमर या फिर डायस्टेरियोमर आप इसको कह सकते हैं। शुगर का ही फॉर्म होता है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में इसको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये डिफर होता है दोस्तों कार्बन 1 पोजीशन से। तो कार्बन पोजीशन में देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है, अलग अलग चीजें लगा दी गई हैं, मतलब जो जुड़ा हुआ है 5 से 2 से। तो ये क्या होते हैं कि मतलब इनमें किसी में मतलब कार्बन 1 पोजीशन पे अल्डोज ग्रुप लगा होगा, C2 पे कीटोज लगा हुआ होगा, तो ऐसे हो सकता है। तो एक एनोमर बेसिकली क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है मतलब कार्बन की, एनोमेरिक कार्बन की, जो कि ये दिखा रहा है आपको। ठीक है, बाकी बीच वाला अपना क्या है, ओपन चैन है। साइक्लिक वाले में सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन होता है, प्रेजेंट है, सारी चीजें आपको पता है। OH ग्रुप कितने प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन लगा के यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। तो ये चीजें हैं, बाकी अपना वाला ओपन है, बाकी ये दोनों क्लोज हैं, ये दोनों। हावर्थ फॉर्म क्या होता है दोस्तों? देखो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का। ठीक है, डी ग्लूकोज का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, डिक्सोरोटेट्रिक ग्लूकोज का, और 6 मेंबर रिंग होती है ये। और ये इसमें क्या होता है, 5 मेंबर तो कार्बन की होंगी और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर लगा हुआ होता है। ये पायरॉन दिखाया गया है आपको, और इसी से भी हम ग्लूकोज को ग्लूकोपायरनोज और मतलब अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज, बीटा डी ग्लूकोपायरनोज करके दिखाएंगे हम क्या होता है। तो इसमें आप सिंपल सा देखिए, ऊपर OH, नीचे H, ऊपर H, ऊपर नीचे OH, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पोजीशन में दोस्तों H ऊपर रहेगा, बाकी थर्ड वाले पे दोस्तों आपका OH ऊपर रहेगा, फोर्थ नीचे पे, और 6 पे दोस्तों कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर CH, मतलब आप कह सकते हो ROH, तो अल्कोहल टाइप ही लग रहा है। तो ये अल्फा डी आपका ग्लूकोपायरनोज बना है यहाँ पर, और ये बीटा डी ग्लूकोपायरनोज क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऊपर OH है यहाँ पर फर्स्ट पे, फिर H है, फिर H है, फिर OH है, और फिर OH H H OH। तो ये आपका बीटा डी ग्लूकोपायरनोज बना हुआ है। तो देखो अगर मैं सिंपल सा अगर आपको बोलूं कि हावर्थ स्ट्रक्चर वही होता है दोस्तों, साइक्लिक फॉर्म होता है, जो कि हम ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं। और वहां पर हमने क्लोज फॉर्म देखा था, मतलब हमने पहले फिशर वाले में ओपन देखा, फिर क्लोज चैन देखा, अब साइक्लिक फॉर्म देख रहे हैं किसका, ग्लूकोज का ही। बात यहाँ पर ग्लूकोज की ही हो रही है। ठीक है, तो ग्लूकोज की बात हो रही है। सिंपल सा अगर मैं बोलूँ कि एक एनालॉगी होती है, जो पायरन होता है, यानी कि आपका साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ में, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये 5 कार्बन की होती है रिंग, पता है, हमने बता दिया आपको। साइक्लिक स्ट्रक्चर देता है ग्लूकोज का, जो कि मोर करेक्टली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर से। हावर्थ भी एक साइंटिस्ट जिन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अब हम फ्रक्टोज के बारे में जानते हैं। फ्रक्टोज क्या है कि इंपॉर्टेंट कीटो ऑक्सीडेज होता है दोस्तों, इसको कह सकते हैं कीटो ऑक्सीडेज कह सकते हैं। और ये नेचुरल मोनोसैकेराइड होता है, ये फ्रूट और हनी में पाया जाता है, और इसको हम एज ए स्वीटनर यानी कि मिठास बढ़ाने के लिए दोस्तों हम यूज में लेते हैं बहुत सारे चीजों में। ठीक है, और ये सुक्रोज आपका फार्मूला है चीनी, और यहाँ पर H2O लिया गया है। फिर यहाँ पर आपको अल्डोहेक्सेज और कीटोहेक्सेज यानी कि दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को मिल जाएगा, 2 मोनोसैकेराइड। और ये इसका क्लोज स्ट्रक्चर है जो कि अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनेज का, और ये डी फ्रक्टोफ्यूरिनेज का ओपन स्ट्रक्चर है। फिर ये बीटा डी माइनस का क्या है, माइनस नहीं है, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनेज का स्ट्रक्चर है। तो ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कि ये मतलब ये जो होता है इस मतलब स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरिनोज की अगर हम बात करें, सॉरी फ्रक्टोज की बात करें, तो ये भी एक मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका वही होता है। ठीक है, फ्रक्टोज का C6H12O6, और इसको हम सुक्रोज से यहाँ पर पाया गया, हमने हाइड्रोलाइसिस करवा के देखा तो हमको 2 मोनोसैकेराइड मिला, जो कि एल्डोहेक्सेज और केटोहेक्सेज होता है। एल्डोहेक्सेज यानी कि दोस्तों आप एल्डोहेक्सेज को आप क्या बोल सकते हो, ग्लूकोज हमने पहले ही देखा, एल्डोहेक्सेज हम ग्लूकोज क्यों बोलते हैं, और आप इसको फ्रक्टोज को आप कीटोहेक्सेज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन नंबर 2 पे, और 6 कार्बन पे स्ट्रेट चेन में जो देखने को मिलेगा आपको। और जो कि डी यहाँ पर जो लीवर रोटेटरी कंपाउंड है, लीवर रोटेटरी कंपाउंड बेसिकली आपको नेगेटिव में देखने को मिलता है। तो ये चीजें थी, और लीवर रोटेटरी कंपाउंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली डी नेगेटिव फ्रक्टोज पे होगा। और ओपन चैन स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ओपन चैन स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ओपन चैन स्ट्रक्चर है, और ये भी एग्जिस्ट करेगा, साइक्लिक फॉर्म बना सकता है। अगर हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कार्बन पोजीशन पे दोस्तों क्या C5 के साथ में यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि C डबल बॉन्ड ओ जोड़ देंगे तो ये रिंग फॉर्म करेगा। तो ये 5 मेंबर की रिंग हो सकती है। और इसमें भी दोस्तों क्या हो सकते हैं, मतलब आगे हम अगर देखना चाहे, जैसे ये इसमें हमने पायरनोज देखा, किसके लिए देख रहे थे, तो ये हमने देख रहे थे ग्लूकोज के लिए। तो फ्रक्टोज वाले में दोस्तों आपका क्या हो सकता है, एक फ्यूरॉन हो जा, मतलब ये फ्रक्टोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर है, तो फ्यूरॉन यहाँ पर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये फ्रक्टोफ्यूरनोज का अल्फा डी ग्लूकोज मिल गया, जो कि और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज का दोस्तों स्ट्रक्चर मिल गया। ये दोनों एक दूसरे को एनोमर होते हैं। एनोमर क्या होता है हमने देख लिया है दोस्तों। ठीक है,
तो ये फॉर्म कर देंगे आपका दोस्तों मिलके। तो वही मतलब सिंपल सा ही इसमें चेंज होता रहता है। इसमें हावर्स स्ट्रक्चर में दोस्तों हमने ग्लूकोपायरनोज देखा था, इसमें फ्रक्टोफ्यूरनेज देखेंगे। और फ्यूरनेज यहाँ फ्यूरेन से बन रहा है, वहाँ पायरान से बन रहा था, इसलिए हम पायरोनोज बोल रहे थे उसको। अब मोनोसेक्राइड हो गया। अब डाइसेक्राइड की बात करो तो हाइड्रोलाइसिस करने पे हमको दो इक्विमुलेंट मिक्सचर मिलता है, डी ग्लूकोज का और डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज का। तो यहाँ पर सुक्रोज से हम प्रोडक्ट देखेंगे। सुक्रोज लिया, ऑर्डर लिया, हाइड्रोलाइसिस किया तो हमको C6H12O6 C6H12O6 एनसीईआरटी का है। और फिर 52.5 डिग्री रोटेशन, 92.4 डिग्री रोटेशन, डी निगेटिव फ्रक्टोज, डी प्लस फ्रक्टोज। ओवरऑल मिक्सचर जो आएगा इसका निगेटिव आएगा। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि अगर आप देखो तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है कि जो दो मोनोसेक्राइड होते हैं, मोनोसेक्राइड क्या होगा आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये टुगेदर दोस्तों साथ में बाई एन ऑक्सीजन लिंकेज के साथ में स्पेसिफिकली बिटवीन कार्बन 1 पोजीशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और कार्बन 2 पोजीशन ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। सिंस रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है, ये जो फॉर्मेशन होता है सुक्रोज का, यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, चीजें हमने आगे देख ली थी। आगे बढ़े। और यहाँ पर दोस्तों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है दिखाया गया है, जो कि हमने बोला दोस्तों कार्बन 1 पोजीशन इसका किसका था, कार्बन 1 पोजीशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और कार्बन 2 पोजीशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज से जुड़े हुए होते हैं ऑक्सीजन के साथ में। तो आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। सुक्रोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज का। और यहाँ पर सुक्रोज क्या होता है, ये डिस्ट्रोरेटरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमको ये डिस्ट्रोरेटरी ग्लूकोज देता है। देखो 52.5 डिग्री पे, और लेवोरोटेटरी देता है 92.5 डिग्री पे। तो लेवोरोटेटरी कैसे, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है तो लेवोरोटेटरी हो गया, पॉजिटिव है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो गया। और डी जी दोनों में है तो डी डी क्या, डी मतलब ये थोड़ी एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही रिप्रेजेंट करेगा। सिंस यहाँ पर क्या होगा, लीवो रोटेशन जो होगा फ्रक्टोज का वो ज्यादा होगा, तो इसीलिए दोस्तों ओवरऑल जो मिक्सचर होगा वो लीवोरोटेटरी हो जाएगा। कंक्लूजन इसका क्या निकलता है सर कि जो ये एनसीईआरटी की लाइन है पूरी पूरी पूरी, मतलब ये पूरा नोट्स ही एनसीईआरटी है, पर आपको लिखा और रिप्रेजेंट किया गया नोट स्लाइड नोट्स टाइप ये सब की वजह से। तो ऐसा मत सोचिएगा बहुत बाहर की चीजें हैं। 100% 1000% एनसीईआरटी कवर हुई है इसमें, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस ब्रिंग अबाउट चेंज ऑफ साइन एंड रोटेशन ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सो जो नेम इसलिए इसको हम दोस्तों इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं, किसको, सुक्रोज को, ठीक। और माल्टोज की बात करें, माल्टोज तो कंपोजिशन होता है ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का। और जो यहाँ पर कार्बन 1 ग्लूकोज लिंक होगा किसके, कार्बन 4 ऑफ एनोदर से। तो कार्बन 1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज लिंक होगा दोस्तों किससे, कार्बन 4 ऑफ एनोदर ग्लूकोज। और यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या देखने को मिल रही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिल रहा है। तो प्रॉपर्टीज की क्या होती है कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट कार्बन पोजीशन ऑफ सेकेंड ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। हेंस इसलिए दोस्तों ये क्या होता है, सो रिड्यूसिंग शुगर प्रॉपर्टीज, इसलिए दोस्तों माल्टोज आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। जो हमने वहां पर देखा था आपके रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से होते हैं, एक तो माल्टोज हो गया, दूसरा लैक्टोज हो गया, तीसरा ग्लूकोज हो गया। नॉन रिड्यूसिंग में कौन कौन से आ जाते थे, सुक्रोज आ जाता था, रैफिनोज आ जाता था। तो इक्वेशन यहाँ पर लिखी गई है, वही चीजें हैं ग्लूकोज। तो हमने ये देख लिया माल्टोज का स्ट्रक्चर, जिंदा डायग्राम है, हर एक का डायग्राम आपको मिलेगा। लैक्टोज दोस्तों मिल्क से रिलेटेड है, जैसे लैक्टेशन मतलब लैक्ट मिल्क है, जैसे कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड है, तो लैक्ट मतलब मिल्क से जहां पर पढ़ा जाए, ठीक। तो मिल्क शुगर्स को हम बोलते हैं। ये बीटा डी ग्लूकोज और बीटा अल्फा डी ग्लूकोज कार्बन 1 ऑफ गैलेक्टोज एंड कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज से कनेक्ट होता है। तो कार्बन 1 ऑफ गैलेक्टोज और कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज से कनेक्ट हुआ होता है दोस्तों ये, ठीक है। और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में भी प्रोड्यूस हो सकता है कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट पे। तो इसीलिए तो ये भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर मैंने बता दिया आपको, माल्टोज लैक्टोज और ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये इक्वेशन कुछ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर गैलेक्टोज का भी वही C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का भी हो सकता है, फ्रक्टोज का भी वही होता है। तीनों का एक ही फार्मूला होता है, जैसे आपका शुगर का और सुक्रोज का एक ही फार्मूला होता था वैसे इसका भी। तो ये इससे जुड़ा हुआ है 4 और 1 से। पॉलीसैकेराइड की बात करें दोस्तों, तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, तो देखो पॉलीमर होते हैं एन मोनोसैकेराइड का हमने देख लिया। स्टार्च पहले देखेंगे, तो ये स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड स्टार्च प्लांट में मिलता है आपको दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग का। और जैसे ये फाउंड होता है आपका सीरियल्स में, मतलब सीरियल्स मतलब अनाज में, तो जैसे रूट ट्यूबर्स कुछ वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होते हैं स्टार्च। ये पॉलीमर होते हैं अल्फा ग्लूकोज का, और 2 कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक अमाइलोज दूसरा एमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज आपका वाटर सॉल्युबल होता है और ये 15 से 20% ऑफ स्टार्च मतलब कवर करता है अमाइलोज, और ये अनब्रांच चैन होता है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो को वाटर इंसॉल्युबल होता है और 80 to 85% ऑफ स्टार्च कवर करता है, और ये ब्रांच चैन देखने को मिलती है। सेलुलोज की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों प्लांट में, और ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। सेलुलोज क्या होता है,
मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक। और सेल वाला प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा सेलुलोज, और स्ट्रेच चैन कंपोज होती है सिर्फ और सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज की, जो कि ज्वाइंट होती है किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 1 एंड कार्बन 4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट से ऐसे 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 करके ज्वाइन होती जाती है पूरा, ठीक है, जो दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं। और ग्लाइकोजन की बात करें तो क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं एनिमल बॉडी में, एनिमल स्टार्च उसको बोल सकते हो। ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं और सिमिलर होते हैं दोस्तों अमाइलोपेक्टिन की तरह, और प्रेजेंट होते हैं लीवर में, मसल्स में, ब्रेन में देखने को मिलेंगे आपके ग्लाइकोजन। जहां पर क्या होगा, जब बॉडी नीड होगी ग्लूकोज की, एंजाइम की, तो ब्रेक करेंगे ग्लाइकोजन को, और यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेक ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। और ये हमें और भी फाउंड मतलब ईस्ट और फंगी में भी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों लाइफ में हमारे। जैसे इसेंशियल होते हैं ये प्लांट और एनिमल के लिए, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जैसे हमारी बॉडी में दोस्तों हमको भी कार्ब की जरूरत पड़ती है, जैसे बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं, जैसे पोटैटो खाते हैं दही के साथ में, आलू के साथ में, मतलब स्वीट पोटैटो, तो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। जो मास गेनर वगैरह होते हैं तो उसमें भी दोस्तों क्या होता है, कितना लिखा रहता है, कितना परसेंट कार्ब है कितना नहीं है। इससे मैं जिम जाता था तो मतलब ये सब चीजें होती हैं। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट। और फ्रॉम स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर सेल्स, मतलब स्ट्रक्चरल मटेरियल भी सेल के लिए मतलब काम में लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट को। और ये रॉ मटेरियल होता है टेक्सटाइल के लिए, दोस्तों आपका पेपर के लिए, अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल। और मोनोसेक्राइड की बात करें तो प्रेजेंट होते हैं किसमें, न्यूक्लिक एसिड में। और कंट्रोल मोनोसेक्राइड भी प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट भी सारे सारे सेक्राइड्स आ जाते हैं उसमें, चाहे मोनो हो, चाहे डाई हो, चाहे ओलिगो हो। और हेरिडिटरी इफेक्ट ऑफ वन जनरेशन टू अनदर में प्रेजेंट होते हैं। तो और एड्स मतलब मिलाते हैं इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एज वेल एज वॉल में भी। प्रोटीन की बात करें, नाम यहाँ पर आ गया है, प्रोटीन बहुत जरूरी होता है दोस्तों, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, सबको प्रोटीन लेना चाहिए। तो वे प्रोटीन बहुत महंगा आता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, प्रोटीन का सोर्स आप कोई हल्का सा, मतलब प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है बॉडी के मसल बिल्डिंग के लिए, क्योंकि जब वहाँ पर हाइपरट्रॉफी होगी, ये बॉडी बिल्डिंग में चले गए सर आप, तो चलो यहाँ पर आओ। एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, ये होते हैं प्रोटीन। और सोर्स इसका मिल्क होता है, पनीर खाइए आप, ठीक है, वेजिटेरियन है तो चीज़ खाइए, और नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट वगैरह खा सकते हैं। फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ होता है ये, बहुत सही सर। रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, हाँ। और ये डिराइव किया था ग्रीक वर्ड से प्रोटियोस से, जिसका मतलब होता है प्राइमरी और फिर प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब इंपॉर्टेंस है। और सभी के सभी प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स का। कुछ भी नहीं छूट रहा भाई, ये डिटेल लेक्चर है भाई। अमीनो एसिड की बात अगर हम करें दोस्तों, तो ये इसमें बोथ अमीनो जो होंगे, मतलब NH2N कार्बोक्साइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ओनली अल्फा अमीनो एसिड पे। और ऑप्टोन होते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन से। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन पे दोस्तों क्या है, एक अमीन ग्रुप लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, और R आपका अल्काइल हो सकता है, यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल हो सकता है, तो ये अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो हम जैसे वहाँ पर क्या अलग अलग इसको चेंज कर करके हम देखते थे बायोमॉलिक्यूल बायोलॉजी वाले चैप्टर में, तो कभी क्या हो जाता था आपका, मतलब पोजीशन चेंज करने से, मतलब उसकी जगह पर कोई और दूसरा ग्रुप लगा देते थे तो उसका नाम चेंज हो जाता था। तो ऐसे यहाँ भी हो सकता है। और इसकी अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, मतलब और भी मतलब क्लासीफाई होते हैं इस तरीके से। और ये अमीनो एसिड एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना है मतलब मॉलिक्यूल में। तो अगर न्यूट्रल की बात हम करें तो इसमें जो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप होगा बराबर होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएगा। और बेसिक की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अमीनो ग्रुप ज्यादा होगा कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो बेसिक हो जाएगा। एसिडिक की बात करें तो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप कम होगा कार्बोक्साइल ग्रुप से, तो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है। और अमीनो ग्रुप और GRP शॉर्ट में लिखा गया है, मतलब मैंने लिखा है। नॉन एसेंशियल की बात करें, एसेंशियल की बात करें तो अमीनो एसिड दो टाइप हो सकते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल जो कि सिंथेसाइज होते हैं अपनी बॉडी में, जो कि ग्लाइसिन होता है और एलेनिन होता है। मैं आपको बता दूं, जो वे प्रोटीन होते हैं, फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं, फिर ये ईस्ट प्रोटीन होते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, मसल बेस्ड, न्यूट्रावे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे सभी के सभी एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ताकि वो मसल बिल्डिंग में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो अमीनो एसिड होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है। इतना ज्यादा बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हो सर आप, कोई बात नहीं। तो कांट भी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, तो इनको हमको लेना पड़ता है डाइट के जरिए। तो इनको आप ले सकते हो डाइट के जरिए आप, जैसे प्रोटीन की मदद से। तो वे प्रोटीन देखो, प्लांट बेस में बहुत लोग बोलते थे कि मेथियोनिन प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं, वो प्रेजेंट नहीं, तो अलग बात हो गया। तो इसमें आपके देखो जो कुछ तो ग्लाइसिन और एलेनिन ये आपके बॉडी में जो क्या होते हैं सर, ये सिंथेसाइज होते हैं, मतलब देखो। और हमने यहाँ पर दो ही लिखा है, मैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो जैसे आपके ग्लूटामिन हो गए, एस्पार्टिक हो गए, ये सब चीजें आपके क्या है दोस्तों, मतलब नॉन एसेंशियल है।
जो कि अपनी बॉडी में सिंथेसाइज होने की जरूरत नहीं। इसेंशियल वाले हमको बाहर से लेना पड़ता है डाइट के जरिए, जैसे वैलिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, आर्जिनिन हो गया, लाइसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, फेनाइल एलनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। इसके लिए एक ट्रिक थी मेरे पास, जो ट्रिक क्या कहती थी कि वीआईपी हाल में टीटी, वीआईपी हाल में टीटी, मतलब ये वाला हाल नहीं होगा, इतना करो तुम, वीआईपी हाल, ठीक है, हाल में टीटी, तो ये हो जाएगा ट्रिक इसके लिए, ठीक है। ये वैलिन हो जाएगा, फिर ये अपना हो जाएगा आइसोल्यूसिन हो जाएगा। अबे भाई आइसोल्यूसिन लिखा ही नहीं है क्या इसमें, ल्यूसिन या फिर आइसोल्यूसिन कर सकते हो आप उसको। और फिर एल यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, देख लेना यार, इसको ट्रिक यही है मेरे पास, ठीक। बाकी लिखा तो सब हूँ यार, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलिन, हिस्टाडीन, ल्यूसिन, और 3 4 5 6 7 8 9 अमीनो एसिड होते हैं एसेंशियल में, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक तो है। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, तो एक कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, और वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये बिहेव करते हैं सॉल्ट की तरह, और रेदर देन सिंपल अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय ये साल्ट की तरह बिहेव करते हैं। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप और बेसिक अमीनो ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में, ये एक्वस सॉल्यूशन में कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो लूज करता है प्रोटॉन को, और अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। तो ये डाईपोलर आयन, जैसे मतलब दो यहाँ पर डाईपोल, मतलब दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों देखने को मिलता है, तो उसको हम ज्यूटर आयन का नाम दे देते हैं। और ये न्यूट्रल बट कंटेन बोथ चार्ज, ठीक है, ज्यूटर आयन न्यूट्रल होते हैं पर दोनों चार्ज कंटेन करते हैं। देखो ग्लाइसिन को छोड़ के जो सभी के सभी अदर अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और सिंस जो अल्फा कार्बन होगा वो क्या होगा, एटम का एसिमेट्रिक होगा और एग्जिस्ट करेगा बोथ डी एंड एल दोनों फॉर्म में। डी एंड एल फॉर्म क्या होता है देख लिया था हमने। और ये एम्फोटेरिक बिहेवियर भी शो करते हैं, जो कि जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, एसिड और बेस के साथ में। तो ये यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट कराने पे दिखाया गया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में RNH2CH2। स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का दोस्तों, जो मोस्टली नेचुरल ऑकरिंग अमीनो एसिड होते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, और रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग NH ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसको दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दिया जैसे, तो एल अमीनो एसिड, ठीक। तो ये चीज़ें थी। डाइपेप्टाइड का मतलब ये दो अमीनो एसिड मेडअप ऑफ 2 अमीनो एसिड से जो ग्रुप बना हुआ है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ग्लाइसिन का, कंबाइन करेगा 2 अमीनो ग्रुप और एलिनिन को, तो डाइपेप्टाइड हो जाएगा। अगर 3 है तो 3 अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड प्रोडक्ट में, जिसको हम ट्राइपेप्टाइड बोल देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो ट्राइपेप्टाइड कंटेंट किया रहेगा 3 अमीनो एसिड का, लिंक होगा पेप्टाइड लिंकेज से। तो लिंकेज भी कई टाइप के होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक। और नंबर ऑफ अमीनो एसिड और पेप्टाइड लिंकेज कितना होगा, अगर डाइपेप्टाइड है तो एक लिंकेज देखने को मिलेगा पेप्टाइड वाला, और 3 है तो 2 मिलेगा, 4 है तो 3 मिलेगा, 5 है तो 4 में, मतलब एक कम करते जाइएगा, उसके हिसाब से पेप्टाइड लिंकेज होता है। यहाँ पर ग्लाइसिन ये होता है दोस्तों आपका कुछ, और एलिनिन आपका ऐसे कुछ दिखाया जाता है। यहाँ पर -H2O कर देंगे, तो यहाँ पर ये इसको जोड़ देंगे H2 निकाल के, तो ये पेप्टाइड लाइन आप दिखाया जा रहा है। तो ये आपका बन गया ग्लाइसिन एलिनाइन, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। और पेप्टाइड एंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो अमीनो एसिड अगर ज्यादा है, मतलब मोर देन 10 प्रोडक्ट कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, और पॉलीपेप्टाइड इस 100 अमीनो एसिड से ज्यादा है तो क्या होगा पॉलीपेप्टाइड। जो रिड्यूस करेंगे मॉलिक्यूलर मास जिनका ज्यादा होगा 10,000 यूनिट कॉल्ड प्रोटीन। तो प्रोटीन, और यहाँ पर दोस्तों क्या 2 प्रकार के दिखाए गए आपको दोस्तों, एक पॉलीपेप्टाइड फाइब्रस हो सकता है, ग्लोबुलर हो सकता है। तो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, वो पैरेलली अरेंज होंगी, रन करेंगी पैरेलली या फिर पैरेलली जाएंगे इनके साथ में, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड से मतलब जुड़ी हुई होती हैं, और ये इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल में मायोसिन और केराटिन आ जाता है दोस्तों, जो बालों में प्रेजेंट होता है, बालों में केराटिन। ग्लोबुलर में पॉलीपेप्टाइड क्वाइल्ड गिव मतलब देगा स्फेरिकल शेप को, जो कि सॉल्युबल होता है, जैसे इंसुलिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, और आपका हीमोग्लोबिन हो गया, etc। तो ये चीजें हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ सेम ऑफ प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के बेसिस दोस्तों प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है, जो कि पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड से लिंक होंगे, वो क्या होंगे स्पेसिफिक मैनर में लिंक होंगे, जैसे एलिनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, तो ये सब मतलब एक स्पेसिफिक मैनर में लिंक होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेट है। सेकेंडरी में दोस्तों आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा हो सकता है बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स का यहाँ जिंदा एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, जो ट्विस्ट करेगा दोस्तों इनटू राइट हैंड हेलिक्स आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम में दिखाया गया जिंदा।
तो आप देखिए ट्विस्ट कर सकते हैं राइट हैंड हेलिक्स से। एंड यहाँ पर NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड बॉन्डेड होंगे कार्बोनिल ग्रुप से, जो कि एडजेसेंट टर्न कर देगा, हेलिक्स को घुमा देगा। एग्जांपल क्रेटिनिन हेयर में प्रेजेंट होता है। बीटा प्लेटेट में बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो पेप्टाइड चेन होता है स्ट्रेच करेंगे उसको हम साथ में नियरली, और मैक्सिमम एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। और अरेंज होता है साइड बाय साइड, जैसे आप देख पा रहे हैं RCS C डबल बॉन्ड OCR, मतलब एक आप देख रहे हैं साइड बाय साइड, मतलब एक सीक्वेंस, मतलब एकदम जबरदस्त तरीके से अरेंज है। अब इसको हटाऊंगा तो ब्लैक वाला हट जाएगा, हट गया भाई। हैंडमेड नोट्स। तो ये हेल्ड बाय टुगेदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होता है, सिल्क में देखने को मिलता है, सिल्की। और टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, उसके बाद हम डीनेचुरेशन देखेंगे। पहले हम टर्सरी और स्ट्रक्चर ये देख लेते हैं। तो टर्सरी में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल फोल्डिंग हो जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन का बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिलता है इसमें, और वंडर बार और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। एग्जांपल जैसे आपका फाइब्रस हो गया, ग्लोबुलर प्रोटीन, ये आपको दोस्तों टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं। क्वाटरनरी की बात करें, क्वाटरनरी क्वार्टर 4 से पता चला स्पेटियल अरेंजमेंट होता है इसमें, 2 या फिर 2 से मोर पॉलीपेप्टाइड चेन का, जो कि क्या करेंगे एक दूसरे के साथ में दोस्तों क्या होगा, अटैच होंगे। जैसा कि आप प्राइमरी में देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में दोस्तों प्रेजेंट है सीक्वेंस मैनर में। सेकेंडरी में क्या हो रहा था कि 2 देखने को मिल रहे थे, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। टर्सरी में क्या होगा, फोल्डिंग होंगी पॉलीपेप्टाइड चेन का, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंकेज होंगे, और वंडर वाल फोर्स भी इसमें प्रेजेंट होगा। क्वार्टरनरी 2 आप देख रहे हैं 2 या फिर 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पे डिपेंड है। यहाँ पर भी एक और इंस्टाग्राम बोल रहा था, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कैसा यहाँ पर सब चीजें हैं। और डीनेचुरेशन क्या होता है सर, जैसे प्रोटीन अगर अपने नेटिव फॉर्म में रहेगा तो सब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है। तो चेंज कब होगा, जब हम टेम्परेचर और पीएच चेंज करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब ब्रेकडाउन होगा ड्यू टू ग्लोबस अनफोल्ड की वजह से। और जो हेलिक्स होगा उसका वो अनकॉइल्ड हो जाएगा, प्रोटीन लूज कर देगा अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, और उसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो एग्जांपल में जैसे कोगुलेशन ऑफ ईग होगा, वाइट ऑन बॉइलिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसे आप मतलब अंडा को अगर मतलब क्या करेंगे, कोगुलेशन ऑफ ईट वाइल ऑन बॉइलिंग में हो जाता है, जैसे डीनेचर हो जाता है प्रोटीन किसका। और अंडे में भी मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन है मतलब हाँ, तो आप अंडा भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अंडे से कैंसर भी हो रहा था, मतलब ऐसे फेक न्यूज़ फैली थी। तो और कर्डलिंग ऑफ मिल्क की बात करें, दही जमना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इंजाइम एंड वाइटमिन की बात करें तो पहले इंजाइम देख लेते हैं, इंजाइम क्या होता है। तो इंजाइम देखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए इंजाइम देखते हैं। इंजाइम क्या है, ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो कि जरूरत होती है कैटलाइज करने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शन को। और इसमें एग्जांपल में आपके माल्टोज आ जाते हैं, लैक्टोज आता है, इन्वर्टेज आता है, सभी के सभी क्या है, ग्लोबुलर हैं। और सुक्रोज में यहाँ पर इन्वर्टेज या फिर माल्टोज डालेगा, आपको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिल जाएगा। वाइटमिन क्या होते हैं, वाइटमिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो रिक्वायर्ड बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट में, किसके लिए, फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ एनिमल, मतलब कि वाइटमिन जरूरी होता है। जैसे कि बोलते हैं किसी को वाइटमिन की कमी हो गई तो उसकी वजह से क्या होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, वो चीजें हम आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो पहले यहाँ पर वाइटमिन हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। तो वाइटमिन की जरूरत होती है, किसी को वाइटमिन की कमी हो, किसी को डी की हो, किसी की सी की हो। तो अलग अलग प्रकार के वाइटमिन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे कमी होती है, कौन से सोर्स होते हैं उनके, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे, भी छूटेगा कुछ नहीं मगर। तो ये मेड बाय ऑर्गेनिज्म एंड सो इनके पास क्या होता है, 2 डाइट्स, मतलब देखो 2 प्रकार के वाइटमिन हो सकते हैं, एक फैट सॉल्युबल हो सकता है, दूसरा एक वाटर सॉल्युबल हो सकता है। तो फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, मतलब बट फैट सॉल्युबल होते हैं बट इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो ADEK आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। आप कीड़ा से भी याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि कीड़ा दांत, तो यहाँ पर कीड़ा से भी याद कर सकते हो, जो कि इसको आप, ठीक है, विटामिन K, E, D और E ये क्या होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, बट ये स्टोर होते हैं लिवर में और एडिपोज टिश्यू में। वाटर सॉल्युबल की बात करें तो इसको आप याद कर सकते हो ग्रुप बी वाला, जैसे B1, B2, B6 और B12 और C वाला भी, तो इसको आप याद कर सकते हो BC से, BC। तो BC मस्ट बी सप्लाइड रेगुलर इन डाइट, जो भी BC में आपके सारे ग्रुप आ जाएंगे, C तो C ही है। तो वाटर सॉल्युबल कौन से हो गए, वाटर सॉल्युबल BC, और फैट सॉल्युबल जरूरी नहीं है कि कीड़ा मतलब कीड़ा हो, ठीक है, कीड़ा से। तो ये है इन यूरिन और कांट बी स्टोर। ये देखो वाइटमिन दोस्तों यूरिन के साथ जितने हमको रिक्वायरमेंट, जैसे अब लिम्सी का टैबलेट आता है 1 रुपए का, तो उसमें क्या होता है, जैसे वाइटमिन C 500 mg का होता है वो, तो आप उसको अगर लेते हैं तो देखिए वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो यूरिन के साथ में दोस्तों पास आउट होते हैं, जितनी हमको बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, बाकी का निकाल देती है। तो ठीक है, एक्सेप्ट वाइटमिन B12 इन आवर बॉडी। वाइटमिन B12 का ये खीरा खाओ। न्यूक्लिक एसिड एंड शुगर की बात करें तो ये दोस्तों क्या होते हैं, पार्ट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ सेल का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटरी, यानी कि दोस्तों अनुवांशिक, मतलब इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, का क्रोमोजोम बोलते हैं जिसको हम, और इसका बना हुआ होता है प्रोटीन का, और दूसरा टाइप का दोस्तों पॉलीमोलिक्यूल, अनदर टाइप ऑफ पॉलीमोलिक्यूल। क्या राइटिंग है भाई। 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, DNA और RNA।
डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड, जी हाँ बिल्कुल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो एक प्रकार के आपके डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड ही है। और मैं फास्ट बोल रहा हूँ दोस्तों, आप 2x पे देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि मैं 2x पे बोल ही रहा हूँ। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं लॉन्ग चैन होते हैं पॉलीमर्स का, यानी कि न्यूक्लियोटाइड भी देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लिक एसिड दोस्तों क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को कह सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए या फिर आरएनए करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो बेसिस बोलते हैं N2 बेसिस। डीएनए मॉलिक्यूल सुगर मोइटी BD2 डेक्सोराइबोज और आरएनए BD राइबोज, यहाँ पर दिखाया गया है बीटा डी राइबोज और बीटा D2 राइबोज। किसके लिए दोस्तों, ये है डीएनए के लिए और ये है आरएनए के लिए, ठीक है। आरएनए में क्या होता है आपको दोस्तों, देखो डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर हटा दिया गया है, यहाँ पर डीऑक्सी वाले में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या ऑक्सीजन हटा दिया गया है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज है, यहाँ पर है दो, 1 2 3 4 OH है यहाँ पर दोस्तों, 3 ही है। तो ये आपका दोस्तों क्या है, डीऑक्सी राइबोज वाला हो गया डीएनए वाला, ये आरएनए वाला है, ठीक। और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस जो होते हैं तो आपको दोस्तों 2 प्रकार के हो सकते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन। तो पिरिमिडीन में दोस्तों आप क्या आ जाते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। और प्यूरिन में आ जाते हैं प्योर, देखो आग, देखो आग में कोई मिलावट नहीं होती, आग है आग भाई, तो आग में हो गया आपके दोस्तों प्यूरिन, यानी कि AG आग। एडनिन और गुएनिन। और पिरिडीन में हो गया आपके जो हो गया, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, क्या CTU या CTU तो हो जाएगा UTC तो टिकट निकालने वाला ट्रेन गायब होता है। डीएनए की बात करें दोस्तों AGCT प्रेजेंट होगा। और आरएनए में दोस्तों क्या होगा, थायमिन की जगह पर यूरासिल प्रेजेंट होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। बहुत शानदार पढ़ा रहे हो सर, कोई बात नहीं। एडेनिन की बात करें तो ये हो गया, हमने देख लिया। और स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का, तो हम पहले न्यूक्लियोसाइड देखेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है। तो ये क्या होता है, यूनिट जो कि फॉर्म होती है अटैचमेंट ऑफ बेस ऑफ 1 पोजीशन ऑफ शुगर पे क्या होगा, बेस अटैच कर देंगे कोई सा, फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर पे, इसमें किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा दोस्तों, जब हम न्यूक्लियोसाइड में दोस्तों लिंक करेंगे फॉस्फोरिक एसिड, कहां पर, 5th पोजीशन पे हमने यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया है PO4-। तो ये मोइटी ऑब्टेन होगी हमको, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3 कार्बन बॉन्ड, जो कि ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा आपका। सिंपलीफाइड वर्जन की बात करें तो शुगर पे बेस जोड़ दिए तो फॉस्फेट, और फिर फॉस्फेट की बात करें शुगर पे बेस और फॉस्फेट, तो एन शुगर बेस सिंपलीफाइड वर्जन है, थोड़ा सा अलग तरीके से, फालतू का लिखें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें दोस्तों, पहले हम डीएनए देखेंगे क्या। तो डीएनए इसको वाटसन एंड क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, और ये टुगेदर दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल, और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। और हमने देखा था कि मतलब डबल बॉन्डिंग से भी जुड़े हुए होते हैं और ट्रिपल बॉन्डिंग से भी जुड़ा हुए होते हैं हाइड्रोजन। कौन कौन से डबल बॉन्डिंग से होते हैं, कौन कौन ट्रिपल बॉन्डिंग से, वो देखेंगे। तो 2 बॉन्ड दोस्तों कंप्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर के लिए, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है स्पेसिफिक पेयरिंग को, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो कि देखने को मिलती है आपको, जैसे G और C, A और T, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये ऐसे मतलब जुड़े हुए होते हैं कंप्लीमेंट्री बेसिस पे। और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड के कुछ टाइप दिए गए यहाँ पर, जैसे mRNA, rRNA, tRNA, ये सब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर देखें तो देखो हर इंडिविजुअल को अलग अलग डीएनए मतलब वो फिंगरप्रिंटिंग होती है, यूनिक फिंगरप्रिंटिंग होती है। मतलब देखो इसीलिए दोस्तों आप आधार कार्ड जो होता है उसमें क्या फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आंख की आइरिस होती है। तो ये सब चीजें आप कितना भी दोस्तों सेम सिमिलरिटी हो, लेकिन फिंगरप्रिंट दोस्तों हर इंसान का अलग अलग होता है, बायोमेट्रिक सिस्टम इसीलिए होता है। तो ये क्या होता है, ऑकर एट दिस टिप्स ऑफ द फिंगर्स हैव बीन यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन फॉर लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाता था। तो ये दोस्तों क्या होता था, अल्टर बाय सर्जरी से भी चेंज किया जा सकता है इसको। और सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए आल्सो यूनिक फॉर ए पर्सन हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन जो मतलब इसकी रिकॉर्डिंग होती है कॉल्ड, जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, ये सेम होती है एवरी सेल के लिए और इसको हम चेंज नहीं किया जा सकता बाय एनी ट्रीटमेंट। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नाउ यूज्ड एज अ बहुत सारी जगहों पर यूज किया जाता है इसको। कौन कौन सी जगहों पर, जैसे फॉरेंसिक लैबोरेटरीज हो गई आपकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स के लिए, जो मतलब क्राइम्स होते हैं उनमें जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम होती है फॉरेंसिक साइंस में, तो वो किसका मतलब जैसे किसी ने चाकू से किसी का गला रेत दिया तो अब हाथ से ही रेता होगा, ठीक है, और रोबोट से थोड़ी कटवाया होगा। तो हाथ से, तो हाथ पे अगर ग्लव्स नहीं पहना होगा तो उसमें दोस्तों क्या होगा, अंगूठे के निशान आ गए होंगे उसके। तो क्या होगा, तो उससे मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट से आप उसको स्प्रे मार करके मतलब कैसे प्रोसेस होता है पूरा देखते हैं। तो उसमें फॉरेंसिक लैबोरेटरीज में आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्रिमिनल को, और ये डिटरमाइन करता है पैटर्निटी डिस्प्यूट को। जैसे बोलते हैं नहीं ये मेरा बेटा है, नहीं मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो इसको भी सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और
डेड बॉडीज को पहचानने के लिए जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स या फिर उनके बच्चों को पहचानने के लिए। और रेशियल ग्रुप ऑफ रिवायर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के, जैसे आप अमेरिका क्या है, वो इथनिक ग्रुप है, तुम कहीं अलग स्टेट से, मतलब स्टेट नहीं, मतलब ठीक है, रेशियल ग्रुप को पहचानने के लिए भी इसको हम यूज में लेते हैं। तो ये था। और बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें आपके यानी कि डीएनए का, तो डीएनए केमिकल बेसिस होता है हेरिडेटरी का, ठीक है, पता सर, और रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। और डीएनए एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग आइडेंटिटी, बिल्कुल सर। और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने डिटेल में पढ़ा था डीएनए के बारे में। और जे वाले सोच रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा चैप्टर है, सीयूटी वाले तो खैर जान ही जाएंगे, अगर मैथ स्ट्रीम से होंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये वीडियो सबके लिए है, ये वाला वीडियो, केमिस्ट्री वाला वीडियो सबके लिए। मैं नहीं कह रहा कि आप जाओ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ो। कैपेबल ऑफ सेल्फ डिप्लीशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन की बात करें तो आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा डॉटर सेल में, और प्रोटीन सिंथेसिस होगी सेल में। प्रोटीन सिंथेसिस वेरियस आरएनए के द्वारा भी हो सकता है। और हार्मोन्स की बात करेंगे, हार्मोन्स यहाँ पर दिया गया, हार्मोज नहीं हार्मोन्स, स्टेट ऑफ हार्मोज। इसमें यहाँ पर युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में, मतलब दो लोग नहीं हरा पा रहे हैं एक को। तो हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं दोस्तों, डक्टलेस ग्लैंड आपका हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दो प्रकार के होती हैं, ठीक है। और जो लास्ट चैप्टर था आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें क्या था कि एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी उस चैप्टर को हम जानते हैं। और फाइंड कर लेते हैं अपना, फाइंड अवेयर तो ब्लड स्ट्रीम में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं फंक्शन को और अदर ऑर्गन्स को भी। हार्मोन डिफिशिएंसी कैन लीड टू स्पेसिफिक डिसीज जैसे लीड हो सकती है अगर स्टेरॉइड में आपका एस्ट्रोजन और एंड्रोजन आ जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स आपके इंसुलिन और एंडोर्फिन है। और अमीनो एसिड डेरिवेटिव जैसे आपके इफिनेफ्राइन और नॉरएफिनेफ्राइन है। और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, क्या बात है सर, मजे वाला हार्मोन है, तो बहुत मजा आता है डोपामीन। और हमने बोला था कि मैं आपको कुछ विटामिन देखूंगा और उनकी डिफिशिएंसी देखूंगा, उनके सोर्स। तो विटामिन आपको दोस्तों आप फिश लिवर ऑयल से मिल जाएगा, कैरेट्स गाजर से भी मिलेगा, बटर से, दूध से भी। और इसकी कमी से दोस्तों क्या हो सकता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया हार्ड हो सकती है, और नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी भी हो सकती है। और विटामिन B1 दोस्तों है, तो ये आपको दोस्तों ईस्ट में मिलेगा, दूध में मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा, सीरियल्स में मिलेगा। तो इसकी कमी से वेरी हो सकता है, और ग्रोथ भी रिटार्ड हो सकती है, भूख मर सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये जरूरी नहीं है कि आप, मतलब आप क्या, जरूरी नहीं है कि दोस्तों ये इसी नाम से भी आए। जैसे विटामिन B1 की जगह पर वहां पर थायमीन लिख सकता है, B2 की जगह पर राइबोफ्लाविन लिख सकता है, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं सारा चीज लिख कर लाया हूँ, मतलब एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो मिल्क में मिलेगा आपको, अंडे का एक वाइट में, और लिवर में भी, किडनी में भी, हाँ। और इसकी वजह से क्या आ सकता है, क्यूलोसिस हो सकता है, यानी फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ, मुंह का खुला रह जाना। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन और स्किन में देखने को मिल सकता है आपको। विटामिन B6 यानी कि पायरिडोक्सिन की वजह से क्या हो सकता है, ये आपको दूध में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, सीरियल्स में, ग्राम चने में मिलेगा, कॉन्वोल्यूशन हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से क्या हो सकता है, तो आपको ये मीट में मिलेगा, मछली में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, दही में मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, आपको परनीसियस एनीमिया यानी कि RBC डेफिशिएंट हो सकता है हेमोग्लोबिन में। विटामिन C दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट में मिलेगा आपको, जैसे आपका संतरा हो गया, और आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी देखने को मिलेगा। इसकी वजह से स्कर्वी हो सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में खून। विटामिन D की बात करें दोस्तों, एक्सपोजर टू सनलाइट, और आप विटामिन आप धूप लेंगे तो आपको दोस्तों क्या होगा, विटामिन D मिलेगा। लेकिन अभी इसमें क्या है, बिल गेट्स जो है हर गवर्नमेंट के साथ में मिलकर सोलर जियो इंजीनियरिंग करवा रहा है, तो उसमें क्या होगा, विटामिन D, मतलब वो अलग मुद्दा हो जाएगा। चलो, एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड ईग वोल, घुसता जॉइंट पेन में आपको हो सकता है, बोन की कमी हो जाएगी, रिकेट्स हो सकते हैं, बोन डिफॉर्मिटीज हो जाएगी। और यहाँ पर 9 विटामिन दिया गया था। तो विटामिन E की वजह से दोस्तों आपको वेजिटेबल मिलेगा, ऑयल्स मिलेगा, व्हीट जर्म ऑयल मिलेगा, सनफ्लावर मिलेगा, इटिसिमी, और इंक्रीज करेगा फ्रेजिलिटी ऑफ RBC एंड मस्कुलर वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है विटामिन के। विटामिन के दोस्तों आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपको कैबेज वगैरह में देखने को मिल सकता है। और ये इंक्रीज करता है ब्लड क्लॉटिंग के, यानी कि जिसको विटामिन के की कमी होगी उसको दोस्तों खून का थक्का जल्दी नहीं जमेगा, तो अगर कट लग गया तो खून बहता ही रहेगा। लेकिन जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन के है प्रेजेंट है, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग जल्दी होगा, ठीक है, तो खून का बहना रुक जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर दोस्तों, कुछ भी नहीं छूटा है, बिल्कुल 100% डिटेल में कवर कराया हूं कम टाइम के अंदर। और कैसी लगी आपको वीडियो बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।